महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस की हर तरफ चर्चा है। इस केस में पुलिस ने केतन के मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है। पुणे पुलिस का दावा है कि 20 साल की सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार 18 जून को लोहागढ़ किले की ट्रैकिंग के दौरान केतन को चट्टान से धक्का देकर मार दिया था। हालांकि फिलहाल ये मामला केवल पुलिस के आरोपों तक सीमित है और अदालत में इन आरोपों को साबित करना पीड़ित पक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो क्या सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन बच जाएगा? किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है पुलिस को, इस वीडियो में देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सिया गोयल और चेतन चौधरी को फिलहाल 15 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शुरुआती जांच में केतन अग्रवाल की मौत को एक ट्रैकिंग हादसा माना गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए मामला दर्ज किया। जांच एजेंसीज का दावा है कि अपनी तयशुदा शादी से खुश नहीं थी और चेतन के साथ रिश्ते में भी थी सिया गोयल, और इसी कारण दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। पुलिस का कहना है कि दोनों कई बार कैफे में मिले और हत्या की प्लानिंग की। दोनों को घटनास्थल का निरीक्षण भी कराया गया। वारदात से पहले एक असफल कोशिश भी की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी दावा किया कि सिया ने पूछताछ में कहा कि परिवार को शादी से इनकार करने की जगह केतन को रास्ते से हटाना उसे ज्यादा आसान लगा। पुलिस के मुताबिक उसने ये भी कहा कि वो केतन को पसंद नहीं करती थी। शादी तोड़ने से वो अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहता थी। हालांकि भारतीय कानून में पुलिस के सामने दिया गया कथित कबूलनामा अपने आप में कोर्ट में साक्ष्य नहीं माना जाता है। यदि कोई बयान मजिस्ट्रेट के सामने अपनी इच्छा से दर्ज नहीं कराया गया हो, तो उसे कोई नया तथ्य बरामद ना हुआ हो, तो केवल उसी के आधार पर किसी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में पुलिस को अपने पूरे मामले को स्वतंत्र और ठोस सबूतों के आधार पर साबित करना होगा। इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक कोई भी प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया है, इसलिए पूरा मामला संयोगिक साक्ष्य पर आधारित माना जा रहा है। इनमें मोबाइल फोन रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, लोकेशन डेटा, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल चैट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, कपड़ों से जुड़े सबूत और घटना से पहले और बाद में आरोपियों के व्यवहार जैसे पहलू अहम भूमिका निभाएंगे। भारतीय न्याय व्यवस्था में केवल शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1984 के शरद बिरधि चंद सारदा बना महाराष्ट्र राज्य मामले में परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध करने के लिए 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत तय किए थे। इनके अनुसार पीड़ित पक्ष को हर परिस्थिति पूरी तरह साबित करनी होगी। सभी तथ्य केवल आरोपी के आधार की ओर इशारा करना चाहिए। परिस्थितियां स्पष्ट और निर्णायक होनी चाहिए। बेगुनाही की हर दूसरी संभावना समाप्त हो और सबूतों की पूरी श्रृंखला बिना किसी टूटन के आरोपी तक पहुंचती हो। यही वजह है कि इस केस में पुलिस को केवल ये साबित करना होगा कि सिया और चेतन के बीच संबंध थे या उनके पास हत्या का मकसद था, बल्कि ये भी साबित करना होगा कि दोनों ने पहले से हत्या की योजना बनाई और घटनास्थल पर वो मौजूद थे। उनके पास अपराध करने का अवसर था और केतन की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझकर धक्का देने से हुई। फॉरेंसिक जांच इस मामले में बेहद अहम मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स को यह तय करना होगा कि जिस स्थान से केतन गिरा वहां की परिस्थितियां, शरीर पर आई चोट और अन्य भौतिक साक्ष्य दुर्घटनावश गिरने से मेल खाते हैं या किसी ने उन्हें धक्का दिया था। यदि वैज्ञानिक साक्ष्य दुर्घटना की संभावना को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए, तो पीड़ित पक्ष के लिए अदालत में हत्या साबित करना कठिन हो सकता है। और कानूनी एक्सपर्ट इस मामले की तुलना साल 2008 के चर्चित आरुषि तलवार हेमराज हत्याकांड से भी कर रहे हैं। उस मामले में भी पूरा अभियोजन परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर आधारित था। ट्रायल कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी ठहराया था, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। ये कहा था कि पीड़ित पक्ष घटनाओं की पूरी और अटूट श्रृंखला साबित करने में विफल रहा। कोर्ट ने जांच में कई खामियां भी बताई। इसी तरह सिया गोयल केस में भी पुलिस के हर दावे को अदालत में मजबूत सबूतों के साथ सिद्ध करना होगा। अब पुणे ग्रामीण पुलिस को अपनी हर दलील अदालत में साक्ष्यों के जरिए साबित करनी होगी। सिया का कथित असंतोष हत्या का मकसद साबित करता है। चेतन के साथ कथित संबंध, कैफे में मुलाकातें और रिहर्सल साजिश की तरफ इशारा कर सकते हैं। फोन रिकॉर्ड, चैट, सीसीटीवी, लोकेशन डेटा ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हत्या की योजना पहले से ही बनाई गई थी। इसके अलावा घटना के बाद दोनों के व्यवहार भी अलग अलग थे। क्या उन्होंने तुरंत मदद बुलाई? क्या उन्होंने शोर मचाया? क्या वो मौके पर रुके या वहां से चले गए? क्या उन्होंने केतन के परिवार को गुमराह किया? क्या कपड़े छिपाए थे? क्या चैट मिटाई गई और फोन बंद किए गए? ये सभी बातें अदालत में जांच का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन ये सभी परिस्थितियां केवल श्रृंखला को मजबूत करेंगे। केवल मकसद हत्या साबित नहीं करता, केवल योजना हत्या साबित नहीं करती। घटना के बाद झूठ बोलना भी अपने आप में हत्या का प्रमाण नहीं बन जाता है।
सबसे महत्वपूर्ण सवाल वही चट्टान होगी जहां से केतन गिरा। अदालत ये भी देख सकती है कि वहां की ढलान कैसी थी, किनारा कितना खतरनाक था, वहां तक पहुंचने का रास्ता कैसा था, केतन ने किस तरह के जूते पहने थे, शरीर किस दिशा में गिरा, चोट कैसी थी और क्या सामान्य परिस्थितियों में वहां से फिसलकर गिरना संभव था। कानूनी रूप से सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि केतन खुद गिरा था या उसे धक्का दिया गया। अगर धक्का दिया गया तो क्या वो जानबूझकर हत्या करने के इरादे से दिया गया था या फिर किसी बहस या हाथापाई के दौरान हादसे में ऐसा हुआ। यही वजह है कि इस पूरे मामले का फैसला केवल पुलिस के दावों से नहीं होगा। अदालत में अभियोजन पक्ष को हर उचित संभावना को खारिज करते हुए यह साबित करना होगा कि केतन की मौत केवल और केवल जानबूझकर दिए गए धक्के की वजह से हुई। इसलिए लोहागढ़ किले की वही कुछ फीट चट्टान इस पूरे मुकदमे का सबसे महत्वपूर्ण सबूत बन सकती है। सुर्खियां भली अपनी राय बना चुकी हो, लेकिन अदालत केवल सबूतों के आधार पर ही फैसला सुनाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या सिया गोयल इस पूरे मामले से बच निकलेगी? क्या आरुषि हेमराज हत्याकांड का असर इस फैसले पर भी देखने को मिलेगा? क्या जिस प्रकार से सोची समझी प्लानिंग के साथ चेतन और सिया ने कथित हत्या की है अपने फियांसे केतन अग्रवाल की, क्या वाकई इंसाफ मिल पाएगा केतन अग्रवाल को? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।